Good afternoon, everyone. Today I am going to discuss another lecture on basic macroeconomics. It is part 3 of the basic macroeconomics lecture. In part 1, we have discussed the one sector neoclassical model. In part 2, we have discussed one sector Keynesian model uh, with an approach of aggregate demand equals to aggregate output. वहाँ पे पार्ट 2 में हमने जो डिस्कशन किया था इक्विलिब्रियम का, वो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट आउटपुट के बराबर है। ये पार्ट 3 है। यहाँ पे भी किनीशियन वन सेक्टर मॉडल है, लेकिन ऑल्टरनेटिव अप्रोच है, और ये अप्रोच सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच कहलाती है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है स्लाइड में कि दिस इज कॉल्ड द सेविंग्स इन्वेस्टमेंट अप्रोच। और इस ऑल्टरनेटिव अप्रोच के यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। हमको पता है इक्विलिब्रियम में वन सेक्टर मॉडल में एग्रीगेट डिमांड का मतलब है प्लान्ड एक्सपेंडिचर, और प्लान्ड एक्सपेंडिचर में दो कंपोनेंट हैं अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं। एक सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और आई इन्वेस्टमेंट। तो प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्लान्ड इन्वेस्टमेंट ई के बराबर है, यहाँ पे दिया हुआ ई इक्वल टू सी प्लस आई। एक्चुअल आउटपुट वाई के बराबर है, और एक्चुअल आउटपुट में दो कंपोनेंट हैं, सी कंजम्पशन जो इनकम आप खर्च करेंगे, और बाकी जो बचेगी वो सेविंग्स। तो आउटपुट इक्वल टू वाई इक्वल टू सी प्लस एस। इक्विलिब्रियम में चूंकि एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल आउटपुट के बराबर है, यानी प्लान्ड एक्सपेंडिचर इक्वल टू वाई, ई इक्वल टू वाई, तो सी प्लस आई इक्वल टू सी प्लस एस, यानी एस इक्वल टू आई। एस मतलब प्लान्ड सेविंग्स, आई मतलब प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे दिया हुआ लास्ट पैरा में कि सेविंग्स इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड, एस इक्वल टू वाई माइनस सी। सी हमें पता ए प्लस बी वाई के बराबर है, उसकी वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो एस इक्वल टू माइनस ए प्लस वन माइनस बी इंटू वाई। वन माइनस बी, बी एम पी सी है, और एम पी सी प्लस एम पी एस वन के बराबर होता है, यानी b प्लस एस वन के बराबर है, यानी वन माइनस बी की जगह स्मॉल s लिख सकते हैं, स्मॉल s। s मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो कैपिटल S अमाउंट ऑफ सेविंग्स है, s वो बराबर है माइनस ए प्लस स्मॉल s इंटू वाई। स्मॉल s MPS है। ये हमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन एक मिली है, s इक्वल टू माइनस ए प्लस एस वाई। अब यहाँ पे हमने डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन दिया है इक्विलिब्रियम का, क्योंकि हमारी अब इक्विलिब्रियम कंडीशन हमने आपको बता दिया है जहां प्लान्ड सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, वो ऑटोनॉमस हमने यहां मान लिया कि इट इज गिवन, वो कांस्टेंट है, रेड लाइन है आई स्टार। प्लान्ड सेविंग्स डिफरेंट है, ये अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी प्लान्ड सेविंग्स बढ़ेंगी। दूसरी बात यह है कि जब आपकी इनकम जीरो होगी तो प्लान्ड सेविंग्स नेगेटिव होंगी। तो इसीलिए आप देखिए कि ओरिजिन ओ से नीचे से कर गया नेगेटिव एक्सिस से, और एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम के बाद वो पॉजिटिव हुआ है, यानी इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी सेविंग्स बढ़ेंगी। और ये प्लान्ड सेविंग्स की लाइन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट को ई पॉइंट पे काट रही है। तो केवल ई एक ऐसा पॉइंट है जहां एस आई के बराबर है, प्लान्ड सेविंग्स प्लान्ड इन्वेस्टमेंट बराबर है, और यहाँ आउटपुट है ओ वाई स्टार। ये इक्विलिब्रियम आउटपुट है। लेकिन इक्विलिब्रियम आउटपुट जरूरी नहीं हमेशा मिले, एक आउटपुट एक्चुअल आउटपुट इससे अधिक भी हो सकता है ओ वाई स्टार से। अगर मान लीजिए आप ई स्टार पे हैं तो एक्चुअल आउटपुट आपका अधिक है, ओ वाई डबल स्टार है। और यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है, मान लीजिए आप ई की जगह ई स्टार पर हैं, तो अब क्या है कि एस आई के बराबर नहीं है, एस आई से अधिक है। एस जो है वो आई से अधिक है, यानी एक्सेस सेविंग्स हैं। एक्सेस सेविंग्स का मतलब है कि कंजम्पशन डिमांड कम हो गई है, और अनसोल्ड स्टॉक है। वो अनसोल्ड स्टॉक कौन खरीदेगा? प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर चूंकि अनइंटेंडेड बायर है, वो खरीदना नहीं चाहता,
बट बिकॉज दैट इज अनसोल्ड स्टॉक सो प्रोड्यूसर हैज टू बाय, इसलिए उसे हम अनइंटेंडेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर अनइंटेंडेडली उसे परचेज कर रहा है। और ये सिग्नल करेगा फर्म्स को, प्रोड्यूसर को, कि वो अपना प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कम करे और इक्विलिब्रियम धीरे धीरे ई पे रिस्टोर हो जाएगा वापस। और इसके वाइसी वर्सा, अगर आप ई स्टार पर हैं, वहां पर एक्चुअल डिमांड अधिक है और आउटपुट कम है, तो प्लांट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और इक्विलिब्रियम इनकम ओ वाई ट्रिपल स्टार से बढ़ के ओ वाई स्टार होगी और फाइनल इक्विलिब्रियम ई पे होगा। तो कहने का मतलब ई को छोड़ के किसी भी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि केवल ई पे प्लांट सेविंग्स प्लांट इन्वेस्टमेंट के बराबर है। यहां एक बात नोट करने वाली है कि जब आप ई स्टार पे थे तो आपके एक्चुअल इन्वेस्टमेंट या एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट या रियलाइज्ड इन्वेस्टमेंट, कोई शब्द आप यूज कर सकते हैं, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, रियलाइज्ड या एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट, ये दो चीजों के बराबर है, प्लान्ड प्लस अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट के बराबर है। उसमें प्लान्ड इन्वेस्टमेंट भी जुड़ा और अनप्लान्ड भी, लेकिन इक्विलिब्रियम के लिए केवल प्लान्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्ड सेविंग्स के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहां पे प्लान्ट सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं है, इसलिए अनइंटेंडेड कंपोनेंट प्लांट के साथ जुड़कर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है। हम लोग जब नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स का डाटा देखते हैं तो वहाँ दो शब्द आपको मिलेंगे, एक ग्रॉस कैपिटल, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में एक्चुअल इन्वेस्टमेंट रहता है, इंटेंडेड और अनइंटेंडेड दोनों जुड़े रहते हैं। लेकिन अगर हमें इक्विलिब्रियम आउटपुट केवल देखना कितना होना चाहिए, तब हमें ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ही लेना पड़ेगा। वी हैव टू ओनली टेक ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि जब जब ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जब जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है वो जीडीपी के 2% ज़्यादा, यानी इन्वेंट्री स्टॉक जिसे आप कह सकते हैं, जब जब आपका इन्वेंट्री स्टॉक 2% हायर है जीडीपी से, तब तब आपका ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जीडीपी से कम होगा, क्योंकि कमोडिटीज बिक नहीं रही हैं। ये मेरा मतलब है कि इन्वेंट्री स्टॉक if it rises above 2% of the GDP, then obviously there will be a negative impact on the output growth, क्योंकि उस केस में जो इन्वेस्टर्स हैं दे विल बी रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट और ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन गिर जाएगा, यानी जिसे आप प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं वो गिर जाएगा। तो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट अगर आपको देखना है कि जीडीपी कितना होना चाहिए, तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन is a better indicate than gross capital formation in actual practice। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल यहाँ लिया हुआ है कि ये वैल्यूज पहले भी ली हैं, A5 के बराबर था जब हमने पिछला लेक्चर लिया था पार्ट 2 वाला, B वहाँ 0.75 था, तो स्मॉल s MPS 1 माइनस B यानी 0.25 के बराबर हो जाएगा, 1 माइनस 0.75 इक्वल टू 0.25। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले 20 यूनिट दी हुई थी, वो यहाँ ली हुई है। इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा दीजिए, प्लांट सेविंग्स इक्वल टू प्लांट इन्वेस्टमेंट। अब कैपिटल एस माइनस ए प्लस स्मॉल एस वाई के बराबर है, माइनस ए मतलब -5 प्लस 0.25, स्मॉल एस 0.25 है। अब वाई की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 20 प्लस 5 25, 5 उधर ले जाएंगे तो 25 हो जाएगा, अपॉन 0.25 सॉल्व करेंगे, y 100 यूनिट्स के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये दिखाया कि पहले भी 100 यूनिट्स आउटपुट आया था। तो ये प्लांट सेविंग्स इक्वल टू प्लांट इन्वेस्टमेंट एक ऑल्टरनेटिव इक्विलिब्रियम अप्रोच है, और इस ऑल्टरनेटिव इक्विलिब्रियम अप्रोच में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्लासिकल्स सेविंग्स को रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन मानते थे, मगर कीन्स ने ये बात खारिज कर दी कि सेविंग्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन है, बल्कि सेविंग जो है इनकम का फंक्शन है। वो बात यहाँ पे हाईलाइट की हुई है, और उसके माध्यम से इन्होंने ये प्रूव कर दिया, अगर हम ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी लेते हैं प्लांट सेविंग्स प्लांट इन्वेस्टमेंट बराबर,
तो हमें वही इक्विलिब्रियम आउटपुट मिलेगा जो हमें पार्ट 2 में मिला था, जब हमने एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट के बराबर उस इक्वेशन में रखा। अब यहाँ पे कुछ सवाल हमने दिए हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये पार्ट 1 और कुछ पार्ट 2 और पार्ट 3 मिला के हैं। पहला सवाल है, विच पार्ट ऑफ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन एग्रीगेट डिमांड। तो ये अभी उत्तर हमने बताया कि जो अनइंटेंडेड इन्वेस्टमेंट है उसको हम एग्रीगेट डिमांड में नहीं जोड़ते, क्योंकि प्रोड्यूसर इज अनइंटेंडेड बायर ऑफ दैट प्रोडक्ट। वो इंटेंशनली नहीं इन्वेस्ट करता, बल्कि वो इन्वेस्ट इसलिए करता है क्योंकि उसका खरीदार कोई नहीं है और उसे खरीदना पड़ रहा। आंसर हमने नेक्स्ट स्लाइड में दिए हैं। C इक्वल टू 0.8 है, I 50 के बराबर है। अगर एक्चुअल आउटपुट 150 है तो व्हाट अनप्लान्ड एक्शन, यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 250 आएगी। अगले में हमने स्लाइड में दिया है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं अगर एक्चुअल आउटपुट कम है उससे, तो ये क्या है कि देयर विल बी अनइंटेंडेड रिडक्शन इन इन्वेंट्री स्टॉक। और जब यानी जो प्रोड्यूसर है उसे अपना इन्वेंट्री कम करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट इक्विलिब्रियम आउटपुट से कम है, और वो सिग्नल करेगा कि प्लांट इन्वेस्टमेंट बढ़े। और प्लांट इन्वेस्टमेंट जब बढ़ेगा तो हम वापस इक्विलिब्रियम आउटपुट पे पहुंच पाएंगे 250 यूनिट्स में। अगली स्लाइड में उसे एक्सप्लेन किया हुआ है। अब लिखा है ए अगर 0 है, एमपीसी 0.6 है, इन्वेस्टमेंट डिमांड 30 यूनिट से बढ़ती है, तो आउटपुट कितना बढ़ेगा। तो आप मल्टीप्लायर अप्रोच यहाँ पे इसमें लगा दें तो 30/1 माइनस 0.6 आप कर दीजिए, तो उससे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर कंजम्पशन डिमांड y निकल आएगा, तो C इक्वल टू A प्लस BY रख दीजिए। अगली स्लाइड में इसको हमने सॉल्व करके दिया हुआ है। I 150 है, कंजम्पशन डिमांड अगर बदलती है 0.57y से 0.5y, तो इक्विलिब्रियम इनकम और सेविंग्स पे क्या असर पड़ेगा, और इक्विलिब्रियम प्रोपोर्शन ऑफ इनकम सेव्ड यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगी। तो ये सवाल हमने नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व किए हुए हैं, आप उसे देख सकते हैं। पहले वाले का उत्तर हमने आपको पहले ही बताया, दूसरे वाले का 250 यूनिट्स आपको बताया था एक्चुअल, और अगर 150 हमारा आउटपुट है तो अनप्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट होगा या रिडक्शन इन्वेंट्री होगा, और इट विल सिग्नल फर्म्स टू ऑगमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाए। अब B 0.6 है, डेल्टा I 30 है, तो डेल्टा Y इक्वल टू K डेल्टा I यानी 30/0.4 1 माइनस B। डेल्टा Y 75 यूनिट्स है, यानी अगर इन्वेस्टमेंट 30 यूनिट से बढ़ता है तो आउटपुट 75 यूनिट्स से इस केस में बढ़ेगी। कंजम्पशन C इक्वल टू A प्लस BY है, A 0 है तो B डेल्टा Y है 0.6 इंटू 0.75, B 0.6 है, तो डेल्टा C कंजम्पशन जो है 45 यूनिट से बढ़ेगा, बाकी सेविंग्स में जाएगा। अब आंसर 4 पे हम जा रहे हैं कि I 150 है, C दिया 0.75, तो अब यहाँ पे आप इसके A 0 दिया हुआ है, Y इक्वल टू K इंटू A प्लस I यानी 150/0.3, 1 माइनस B है तो 0.3 हो जाएगा, इक्वल टू यानी 500 यूनिट्स। तो जब C 0.7 है तो Y 500 यूनिट्स, और जब C स्टार 0.5y है तो Y स्टार 300 यूनिट्स हो जाएगा, 300 यूनिट्स। S इक्वल टू Y माइनस C, 500 में से 350 घटा दीजिए 150, S स्टार और Y स्टार माइनस C स्टार, 300 में 150 घटा दीजिए 150 यूनिट, यानी इक्विलिब्रियम सेविंग रिमेन कांस्टेंट। ये पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहलाता है कि अगर आपका कंजम्पशन कम भी हो जा रहा है, लोग ज़्यादा सेव कर रहे हैं फॉर ईच लेवल ऑफ इनकम, टोटल सेविंग्स रिमेन अनचेंज, टोटल सेविंग्स 150 यूनिट ही रहेंगी। इसीलिए यहाँ POT लिखा, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट को बता रहा। लेकिन प्रपोर्शन ऑफ सेविंग्स टू इनकम बढ़ेगी कि नहीं, तो S/Y की वैल्यू दोनों केस में निकाल लें। पहले केस में 30% आएगी, यहाँ 30 लिखा 30%,
और दूसरे केस में सेविंग्स जो है APS S/Y वो 50% है। तो प्रपोर्शन ऑफ सेविंग्स टू इनकम बढ़ जाएंगी, 30% से 50% हो जाएंगी। तो ये कुछ सॉल्व हमने आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल दिए, उसके सॉल्यूशन भी यहाँ दे दिया है। आप खुद करके पहले देखेगा और तब आपको पता चलेगा पार्ट 2 और पार्ट 3 आप कितना समझे हैं। और थैंक्स एंड गुड विशेस। अपना फीडबैक दीजिएगा। छोटा लेक्चर है, मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वो बोरिंग हो जाता है और बहुत ज़्यादा पर्पस सॉल्व नहीं, इसलिए हमने वन सेक्टर मॉडल को डिफरेंट पार्ट्स में बांटा है। इसके बाद हम गवर्नमेंट सेक्टर को इंक्लूड करेंगे और फिर हम फॉरेन सेक्टर को। तो कुल मिला के टोटल 4 कंपोनेंट्स हमें लेने, 2 हम ले चुके हैं, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस को लेंगे और अगले लेक्चर में उसके बाद फॉरेन कमोडिटीज़ को लेंगे, फॉरेन इनकम को। तो धीरे धीरे करके हम इसे एक्सपेंड करेंगे वन सेक्टर मॉडल को बाय इंक्लूडिंग 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो 2 कंपोनेंट हो गए, 2 बचे हैं और फिर एक जनरल लेक्चर होगा। तो अभी 3 पार्ट्स इसके और हैं, तो एक एक करके आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक्स एंड गुड विशेस। अपना फीडबैक दीजिएगा।